हेलो डियर, मैं गोविंद स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम क्लास चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आज डियर हम बात करेंगे आपसे इतिहास के बार बार परीक्षाओं में टकराने वाले क्वेश्चन। जी हाँ, आपने सही सुना। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको देने का प्रयास करा है कि जो बार बार आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। इनको आपको गलत नहीं करना है, आसानी से इनको ठीक कर देना है। और ये परीक्षाओं में आते हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। ठीक, तो देखेंगे। इससे पहले एक थोड़ा मोटिवेशनल, इसको समझेंगे। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। जी हाँ, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो ये बात आप जानते हैं कितनी ठीक है या कितनी गलत है। ठीक, इसी के साथ हम चलेंगे क्वेश्चनों की ओर। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे दूसरों को, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था। तो आपको आंसर देना है किसके दरबार से संबंधित था। ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजीत या फिर उदयन। जवाब दीजिए आप लोग। तो डियर, आपने इसका सही आंसर किया होगा। चलिए इसके सही आंसर की हम बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिम्बसार। बिम्बसार जो है हर्यक वंश का शासक था। पूछा जाता है आपसे कि हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, तो आप जवाब कर देंगे प्रथम शक्तिशाली शासक बिम्बसार था। ठीक, शक्तिशाली शासक। जब इस प्रथम शक्तिशाली शासक हो जाएगा, उसी हिसाब से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो जब मगध की बात आती है तो बिम्बसार का नाम आता है। याद रखेंगे ये बात, आप लोग ये नोट कर लेंगे। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की जब बात आएगी। ठीक, वास्तविक संस्थापक आगे आप लोग नोट कर लेंगे। संस्थापक। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। दिया है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है मगध, कौशल, वज्जी, अंग। जवाब करिए। चलिए, आप लोगों ने किया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अंग। चंपा जो है अंग की राजधानी थी। चंपा एक जगह का नाम है, ना कि किसी व्यक्ति या महिला का नाम है। एक्चुअली शुरू शुरू में जो होता क्या है, जो नए नए होते हैं पढ़ने के लिए या तैयारी करने के लिए आते हैं, और जो इतिहास वगैरह नहीं पढ़े होते हैं, तो उनको नाम सुनने में बड़ा अजीब लगता है। ये होता है हर किसी के साथ। और जो पढ़े होते हैं एक बार, तो उनको सब चीज़ समझ में आने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगेगी। तो अंक की जब बात करते हैं, तो ये उत्तरी बिहार में पड़ता है। कहाँ? उत्तरी बिहार में, जो आज भी जाना जाता है किसके रूप में? भागलपुर। भागलपुर के रूप में जाना जाता है। और इसमें पूछा जाता है कि जो पुराणों के हिसाब से एक क्वेश्चन आता है कि पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या? पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए, तो आप आंसर क्या करेंगे? तो आप आंसर कर देंगे मालिनी। ये मॉडरेट क्वेश्चन में आ जाएगा। जैसे कभी हार्ड क्वेश्चन बन जाता है, मॉडरेट में पेपर बनता है, तब आप आंसर कर देंगे। देखिए, तैयारी हर तरीके की होनी चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। दिया है उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिससे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन है आम्बी, पुरु या पौरस, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मानंद। जवाब करिए। तो डियर, इसका सही आंसर की बात करते हैं, पुरु या पोरस हो जाएगा। देखिए, कोई चीज़ ब्रैकेट में इस तरह से दी होती है, और आप एग्जाम हॉल में हैं, आप एग्जाम कर रहे हैं, और एग्जाम में आपको लग रहा है कि चारों ऑप्शन में हमको कोई सा नहीं आ रहा है,
तो 60% आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर जो आपको पता है कि 100% वही आंसर होगा तो आप वही कीजिए, अदरवाइज आप स्किप के बजाय यह इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, हम बात करते हैं पुरुया पोरस का। तो पुरुया पोरस जो पड़ता कहाँ है, इसका प्लेस पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी नदियों के बीच है, ये पूछा जाता है। तो चिनाब और झेलम। ठीक, चिनाब और झेलम के बीच ये बसा था। होता क्या है इसमें, जो सिकंदर होता है, सिकंदर पुरु को पराजित करता है। जब पुरु को पराजित कर देता है, लेकिन ये पुरु या पोरस इतनी महानता से, इतनी निडरता से लड़ता है सिकंदर से, कि सिकंदर से हारते हुए भी सिकंदर का मन जीत लेता है। जब सिकंदर का मन जीत लेता है तो सिकंदर इसकी बहादुरी या इसकी जो है युद्ध करने की नीति से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो जो है इसको इसका राज्य और अतिरिक्त और राज्य या इलाके इसको सौंप करके और वापस चला जाता है। याद रखेंगे ये बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दिया है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है, कहाँ से प्रमाणित होता है आप आंसर करेंगे। ऑप्शन है ग्रीक विवरण से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलाभिलेख से, जैन परंपरा से, या फिर अशोक स्तंभ लेख से। आप आंसर करेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों ने आंसर किया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलाभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। और गुजरात में कहाँ ये अभिलेख आ रहा है, सौराष्ट्र में। ठीक, याद रखेंगे ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दिया है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। आंसर करेंगे आप लोग। दिया है नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, कालसी। जवाब करिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसका आंसर किया होगा। तो डियर, इसका सही आंसर की बात करते हैं, कालसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और कालसी पड़ता कहाँ है, तो कालसी जो पड़ता है ये देहरादून में पड़ता है। देहरादून में ये कालसी पड़ता है। इसी वजह से जो है कालसी ऐतिहासिक महत्व रखता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दिया है टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजन्य संबंध थे, कहाँ का शासक था। ऑप्शन है डियर, साइरोन, मकदूनिया, मिस्र, सीरिया। जवाब करिए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, मिस्र। तो मिस्र का कौन था, टालेमी फिलाडेल्फस। सही है। तो अशोक के जो राजा ने संबंध, राजा ने ना आके इसके मैत्री भी आ जाता है, याद रखेंगे ये बात। मैत्री भी आ जाता है, और अशोक के जो है और कितने राजाओं से संबंध थे, ऐतिहासिक संबंध कितने राजाओं से ये पूछ लिया जाता है। तो आप बताएंगे कितने राजाओं से थे, 5 राजाओं से। कितने, 5 राजाओं से थे। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो अशोक के 13वें शिलालेख से हमको इसकी जानकारी मिलती है। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे। इसमें साइरोन भी आता है, मकदूनिया भी और सीरिया भी, इन सभी से थे। वो स्टोरी बहुत लंबी पहुंच जाएगी मैं बताऊंगा, तो इस वजह से इतना ही आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। आंसर करेंगे आप लोग, जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, अर्थशास्त्र। चलिए, आई होप आप लोगों ने किया होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। क्या हो जाएगा, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति की बात करते हैं। डियर, आप बताइए, खुद सोचिए। इनका कहना यह था, जब आप इनका कभी पढ़ेंगे पूरा, तो इन्होंने 38वें खंड में लिखा। कौन से, 38वें। 38वें खंड में इन्होंने लिख दिया कि जब किसी की पत्नी मरेगी, किसी पुरुष की पत्नी मरेगी, तो पति दूसरी शादी कर ले। ठीक, दूसरी तरफ इन्होंने लिखा कि जब किसी पत्नी का पति मर जाए तो पत्नी दूसरी शादी नहीं करेगी, उसकी विधवा बन के वहां पूरी जिंदगी बिता देगी। ये कौन सा नियम हो गया, आप बताइए। आप, आपकी दृष्टि से, आपके जो जजमेंट आप अपना देते हैं, तो क्या आपको लगता है ये बात सही है या गलत है। आप अपने विवेक से सोच के बताइए या कमेंट कीजिए हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, दिया है इंडिका का मूल लेखक था, कौन था? निरियाकस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, डायोडोरस। जवाब करिए। चलिए डियर, तो इसका सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है इंडिका के लेखक कहलाते हैं, या इसको और जैसे हम इसको पूरा पढ़ते हैं तो जब आता है कभी आपको देखने के लिए मिलेगा तो मेगास्थनीज की इंडिका इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें है क्या? इसमें भारतीय समाज के 7 श्रेणियों में बाँटने का एक जो है प्रकार दिया गया है। और वो मतलब मेगास्थनीज ने भारत को 7 उसमें समाज में बाँटने की कोशिश की है। और वो 7 समाज जैसे आपसे पूछता तो कभी वैसा ऐसा है नहीं है, लेकिन जैसे कभी आपको याद करने के लिए जैसे याद करना हो तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालन, कारीगर और योद्धा था, एक वो निरीक्षक था, एक वो था मंत्री। तो ये 7 थे, ठीक? कभी याद करिए आ जाए तो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन है 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। जवाब करिए। चलिए, तो डियर इसके सही आंसर की बात करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 305 ईसा पूर्व। ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य को, जो पूर्वी भाग था, कौन सा पूर्वी भाग, पूर्वी भाग का जो ये था सेल्यूकस, इसका पूरा नाम आता सेल्यूकस निकेटर, की आक्रमणकारी सेना को जो है 305 में ध्वस्त कर देता या परास्त कर देता, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे डियर, दिया है विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? आपको वर्षों में बताना है। ऑप्शन है 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, 320 वर्ष। जवाब करिए। तो डियर इसके सही आंसर की हम बात करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 135 वर्ष। ठीक है, कितना? 135 वर्ष हो जाएगा। देखिए विक्रम की बात करें पहले, तो जब विक्रम की बात करते हैं, विक्रम संवत की स्टार्टिंग पूछी जाए तो 57 ईसा पूर्व आप आंसर करेंगे। ठीक, 57 ईसा पूर्व। बात करते हैं शक की, तो शक जो है 78, अब 78 ईस्वी। तो देखेंगे इसको कि ये इस तरह से आप याद कैसे कर सकते हैं। तो 135 में से आप जब घटा देंगे कितना, 57, जब 57 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ एक हासिल लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गए, 7 गए 8 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा, 12, 12 में से 5 गए 7 बचा। ये 78 आपको यहाँ से इस तरीके से प्राप्त होता। और ये मिलता कहाँ से, तो ये देखते हैं। क्या आपको पता है कि जो आप वर्तमान में आप या हम सब, और हम सभी नहीं विश्व में जो कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, वो कौन से कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है? तो वो कैलेंडर ग्रेगोरियन है। कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो इन्होंने ही चलाया था अपने नाम से। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दिया है निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, या इनमें से कोई नहीं। जवाब करेंगे आप लोग। चलिए, तो डियर इसके सही आंसर की हम बात करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश। ठीक, क्या हो जाएगा? कुषाण वंश। कुषाण वंश जो है ऐसा वंश था जो भारत के बाहर भी फैला था। भारत के बाहर कहाँ? जब भारत के बाहर करते हैं तो उत्तर में बात करते हैं, चीन में घुसा हुआ था। ठीक है। और कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक ये पूरा जो है, उधर अफगानिस्तान पहुंच जाओ, फिर बिहार पहुंच जाओ, पूरा मतलब फैला हुआ था, विस्तारित था। कहने का मतलब ये है पूरा विस्तृत था। पूछा जाता है कि कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली या सबसे खतरनाक शासक
तो आप जब जवाब देंगे इसका कनिष्क, खतरनाक शासकों में से एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, दिया है निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था, कौन सा था? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सातवाहन। आंसर करेंगे आप लोग। तो डियर इसका सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और सातवाहन की जो है स्थापना किसने की थी, यह संस्थापक कौन था? तो सिमुक। सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक कहलाता है। और ये सबसे पुराना राजवंश, कितना पुराना देखिए, ये जो है 60 ईस्वी पूर्व में चला था। 60 ईस्वी पूर्व से लेकर के चला था 37 ईस्वी पूर्व तक। अब आप समझिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दिया है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? आंसर करेंगे आप लोग। श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। जवाब करिए। तो डियर इसके सही आंसर की हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती का उल्लेख जो है रवतक अभिलेख में नहीं मिलता है। और रवतक अभिलेख है कहाँ? तो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में जो रवतक अभिलेख है, ये है किस लिपि में है, मतलब लिखा किस लिपि में गया है, किस भाषा में? तो ये यूनानी भाषा में लिखा गया है। और इसमें जो है कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा तीनों का उल्लेख है, परंतु श्रावस्ती का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। दिया है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, या इनमें से किसी में नहीं? जवाब करिए। चलिए डियर इसके सही आंसर की हम बात करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में जो है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची पुराण में मिलती है। ठीक। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं। कितने? 30। ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में टोटल कितने? मत्स्य पुराण की खाली हम बात कर रहे हैं 19 राजाओं का। 19 राजाओं का उल्लेख आपको देखने के लिए मिलेगा। छोटा छोटा ये डिजिट में पूछ लिया जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, देखेंगे। उससे पहले आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। बेल आइकन बोले तो जो घंटी होती है उसका ऊपर वाला पे आप बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाया करेगा। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए हुआ है? ऑप्शन है पुष्यमित्र सुंग, खारवेल, गौतमपुत्र सातकर्णी, सुशर्मन। जवाब करिए। तो डियर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतमपुत्र सातकर्णी। गौतमपुत्र सातकर्णी की बात करते हैं तो ये जो है गौतमपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का है। किसका? सातवाहन। सातवाहन वंश का है। और एक अभिलेख है नासिक, नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख में जो है गौतमपुत्र सातकर्णी के बारे में लिखा हुआ है। इसको जो नाम दिया गया है एका ब्राह्मण। एका ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, मतलब इसके सिवा और किसी रक्षक की बात नहीं की गई है। ब्राह्मण के रक्षक की बात की गई है तो गौतमपुत्र सातकर्णी की बात की गई है। तो डियर ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कैसा लगा ये सेशन? कमेंट बॉक्स में ये जरूर आप रिप्लाई करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप और भी वीडियो देखते रहिए।